हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 11। तो बेटे ये क्लास 11th का 5वें यूनिट का 11वां वीडियो है। और इससे पहले 10 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें सबसे पहले पढ़ना है मैक्सवेल का आणविक वेग वितरण वक्र। यानी मैक्सवेल ने जो गैसों का अणुगति सिद्धांत दिया गया था, उसके आधार पर मैक्सवेल ने एक वक्र बनाया, और उस वक्र में उन्होंने लिया अणुओं का मोल प्रभाज, यानी गैस के अणुओं का मोल प्रभाज तो लिया उन्होंने वाई अक्ष पर, और आणविक वेग लिया उन्होंने एक्स अक्ष पर। तो आणविक वेग वितरण वक्र इसे हम कहते हैं, इस वक्र को। और इसके बारे में सबसे पहले हमें पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद क्या पढ़ना है। उसके बाद हमने पढ़ना है ये वाला टॉपिक, आदर्श व्यवहार से गैसों का विचलन, या वास्तविक गैसें क्या आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती हैं। दूसरी बात ये डिस्कस करेंगे, और तीसरी बात हम डिस्कस करेंगे आदर्श गैस और वास्तविक गैस में क्या अंतर होता है। ठीक है, इन दोनों की तुलना करेंगे। और सबसे लास्ट में हमें डिस्कस करना है संपीड्यता गुणांक, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं जेड से। तो कुल मिलाकर आज के लेक्चर में इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आज हमें पढ़ना है, बीच बीच में जहां आपको आवश्यकता पड़ती है वहां आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पोज करके लिख लिया करो, जैसा आपको अच्छा लगता है। आज का हमारा सबसे पहला टारगेट है मैक्सवेल का आणविक वेग वितरण वक्र। तो मैक्सवेल ने क्या करा, एक वक्र बनाने के लिए वाई अक्ष पर तो मैक्सवेल ने लिया अणुओं का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज तो आप समझते हो, मोल प्रभाज कहो, या फिर आप मोल अंश भी कह सकते हो, या फिर आप मोल फ्रैक्शन भी कह सकते हो। तो वाई अक्ष पे तो उन्होंने लिया था अणुओं का मोल प्रभाज, और एक्स अक्ष पर उन्होंने लिया था आणविक वेग। तो आप यहाँ तीन ग्राफ दिखाई दे रहे होंगे आपको, तीन वक्र दिखाई दे रहे होंगे। इसमें सबसे पहला वक्र ये है T1, जो T1 ताप पर हमने बनाया है, ये वक्र है। ठीक है, इस वक्र के बारे में हम सबसे ज़्यादा अध्ययन करेंगे। फिर एक वक्र बनाया T2, वो थोड़ा राइट साइड में चला गया, दाईं तरफ थोड़ा खिसक गया। और फिर एक वक्र बनाया T3, वो और दाईं तरफ खिसक गया। अब इसमें आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वाई अक्ष पर तो उन्होंने लिया था अणुओं का मोल प्रभाज। एक आपको पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर उन्होंने क्या लिया था, एक्स अक्ष पर उन्होंने लिया था आणविक वेग। इस दिशा में आणविक वेग बढ़ रहा है, इस दिशा में अणुओं का मोल प्रभाज बढ़ रहा है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना UMP, यह है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी सबसे ज्यादा प्रायिकता वाला वेग। जो अणु सबसे ज्यादा वेग दिखाते हैं, यानी सबसे ज्यादा मोल प्रभाज, अणुओं का मोल प्रभाज सबसे ज्यादा होता है, वो कौन सा वेग दिखाता है, उसे कहते हैं हम UMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये UMP किसके लिए है, T1 ताप पर जब हमने वक्र बनाया, और T2 ताप पर वक्र बनाया तो UMP का वैल्यू ये है, यहाँ लिखा हुआ है। और जब T3 ताप पर वक्र बनाया तो UMP का वैल्यू ये है। अब ये T1, T2, T3 तीन अलग अलग ताप हैं, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि T1 सबसे कम ताप है, T2 उससे अधिक है, और T3 उससे भी अधिक है। ठीक है, देखो अगली बात करते हैं। देखो ये तो आपको पता चल गया कि तीन इस तरह के वक्र हमें बनाने हैं। अब इन वक्रों से मैक्सवेल ने हमें क्या समझाया, वही मेन बात है। सबसे पहली बात, सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया कि बहुत अधिक व बहुत कम वेग वाले अणु बहुत कम होते हैं। ध्यान से समझना इस लाइन को।
उन्होंने कहा कि यदि आप इस T1 वाले ग्राफ को देखते हो तो इस ग्राफ से आपको एक बात समझ में आती होगी कि यहाँ यहाँ जो है, एक मिनट मैं जरा पेंसिल ले लूँ, यहाँ इस जगह यहाँ वेग बहुत कम है, यहाँ तक वेग का मान क्या है, कम है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आणविक वेग कम होगा ना, तो यहाँ वेग कम है और यहाँ भी वेग कम है। इधर सिर्फ T1 ग्राफ को देखना है आपको, यहाँ वेग कम है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप बहुत अधिक वेग, यहाँ वेग कम नहीं होगा बेटे, ज़्यादा होगा यहाँ वेग। क्यों होगा? क्योंकि आणविक वेग इधर को बढ़ रहा है। आणविक वेग इधर को बढ़ रहा है तो यहाँ वेग क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ वेग क्या होगा, बहुत कम होगा। तो बहुत अधिक व बहुत कम वेग वाले अणु बहुत कम होते हैं, संख्या में बहुत कम होते हैं। यानी यहाँ जितने अणुओं का वेग कम है उनकी संख्या भी बहुत कम है, जितने अणुओं का वेग बहुत ज़्यादा है, यदि मैं कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक वेग बहुत ज़्यादा है तो इन अणुओं की संख्या भी क्या है, बहुत कम है। तो एक तो बात उन्होंने हमें ये समझाई कि बहुत अधिक वेग वाले अणु भी संख्या में बहुत कम होंगे और बहुत कम वेग वाले अणु भी संख्या में बहुत कम होंगे। ठीक है, आणविक वेग इधर को बढ़ रहा है ना, आणविक वेग यदि इधर को बढ़ रहा है तो यहाँ आणविक वेग कम है और यहाँ आणविक वेग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी बात, अधिकतर अणुओं का वेग UMP के अनुरूप होता है। यदि आप इस ग्राफ को देखो, T1 की बात कर रहा, चलो मैं, आप T1 को देखो तो T1 ग्राफ में आपको ज्यादातर अणुओं का वेग, भाई अणुओं का मोल प्रभाज इधर को बढ़ रहा है ना ऊपर को, और मोल प्रभाज ऊपर को बढ़ रहा है, तो यदि आप इस पोर्शन को देखो यहां से लेके यहां तक, सबसे ज्यादा पार्ट जो है अणुओं का यहाँ आया है इसमें, और यदि सबसे ज्यादा पार्ट इसमें आया है तो ज्यादातर अणु चाहते हैं कि उनका वेग किसके बराबर हो जाए, UMP के बराबर हो जाए, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी प्रायिकतम वेग या अधिकतम प्रायिकता वेग के बराबर हो जाए। दूसरी बात यह है, देखो समझो इस बात को, भाई पहली बात में तो हमने पढ़ा कि बहुत अधिक वेग वाले अणु यहाँ से यहाँ तक वे भी बहुत कम हैं। बहुत अधिक वेग वाले अणु कैसे कम है, देखो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा मैं, देख लो भाई। बहुत अधिक वेग, मान लो मैं कहूँ कि यहाँ से लेके और यहाँ तक वेग बहुत अधिक है, क्योंकि आणविक वेग इधर को बढ़ता है ना, तो यदि यहाँ से यहाँ तक वेग बहुत अधिक है तो इन अणुओं की संख्या तो बहुत कम है ना। बहुत अधिक वेग वाले अणु बहुत कम है संख्या में, और बहुत कम वाले, मैं कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक वेग बहुत कम है, तो मैं केवल T1 ग्राफ के ऊपर बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, तो इन अणुओं की संख्या भी तो बहुत कम होगी। तो इन्होंने यही तो कहा था, इन्होंने कहा था बहुत अधिक वेग वाले व बहुत कम वेग वाले अणु बहुत कम होते हैं, क्या, संख्या में बहुत कम होते हैं। दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या बताई हमने कि अधिकतर अणुओं का वेग UMP के अनुरूप होता है, यानी ज्यादातर अणु चाहते हैं कि उनका वेग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के इक्वल हो जाए या उसके जैसा हो। यदि आप इस T1 ग्राफ को देखते हो, T1 वाले ग्राफ को, तो आपको एक बात पता चलेगी कि इस ग्राफ का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यहाँ है बीच वाले हिस्से में, और यदि बीच वाले हिस्से में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है तो ज्यादातर अणु जो हैं वे चाहते हैं कि उनका वेग क्या हो जाए, UMP के लगभग बराबर हो जाए या UMP के बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा, किसी भी अणु का वेग शून्य नहीं होता है। मतलब कोई भी अणु हमारे पास ऐसा नहीं होता है जिसका वेग कितना हो, शून्य। देखो कैसे, मैं समझा रहा अभी आपको, ये T1 ग्राफ यहाँ से उठ रहा है और शून्य तो वेग कहाँ होगा, यहाँ मूल बिंदु पर ही तो होगा शून्य वेग। इस आणविक वेग की बात कर रहा बेटे मैं, आणविक वेग शून्य कहाँ होगा, मूल बिंदु पर। और आप यदि ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ग्राफ को हमने जीरो से नहीं उठाया है, जीरो से थोड़ा आगे से उठाया हमने ग्राफ को, यहाँ से। ठीक है, यानी इस जगह से उठाया है ग्राफ को। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी अणु का वेग, यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी अणु का वेग शून्य नहीं होता है। कोई भी अणु हमारे पास ऐसा नहीं होगा
गैस के अंदर जिसका वेग 0 हो, कोई भी अणु आराम से नहीं बैठा हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर 4 पर, चौथे पॉइंट पर। वेग बढ़ने के साथ अणुओं का मोल अंश एक अधिकतम मान तक बढ़ता है तथा फिर घटने लगता है। देखो, जैसे जैसे आप वेग बढ़ाओगे तो मोल अंश या मोल प्रभाज भी बढ़ रहा। देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा, ग्राफ ऊपर की तरफ यदि जा रहा है तो अणुओं का मोल प्रभाज बढ़ रहा है। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो अणुओं का मोल प्रभाज बढ़ रहा है। भाई जैसे जैसे आप आणविक वेग बढ़ाओगे, आणविक वेग जैसे जैसे बढ़ता है तो अणुओं का मोल प्रभाज भी बढ़ता है, पर एक अधिकतम मान तक ही तो बढ़ता है। भाई मोल प्रभाज कहाँ तक बढ़ा? यहाँ तक बढ़ गया मोल प्रभाज, यहाँ से ही तो देखा बेटे मैंने, इधर से, यहाँ से, यहाँ से जब देखा तो मोल प्रभाज कहाँ तक बढ़ गया? यहाँ तक बढ़ गया, इस जगह तक। और यदि मोल प्रभाज इस जगह तक बढ़ा है, फिर इसके बाद भी तो वेग बढ़ा है, वेग तो लगातार बढ़ ही रहा है, पर फिर तो मोल प्रभाज ने घटना शुरू कर दिया, फिर तो ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। इसका मतलब मोल प्रभाज की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। इधर को यदि नीचे उतरोगे तो मोल प्रभाज क्या होगा? घटेगा ही तो बेटे, मोल प्रभाज क्या होगा? घटेगा। तो इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि वेग बढ़ने के साथ, ये जो आणविक वेग बढ़ता है, यानी आप ग्राफ में इधर को चलते हो, T1 पे ही बात कर रहे हैं अभी हम, और किसी ग्राफ को देखने की कोई जरूरत नहीं है। वेग बढ़ने के साथ अणुओं का मोल अंश एक अधिकतम मान तक बढ़ता है तथा फिर घटने लगता है। मतलब मोल अंश एक अधिकतम मान तक बढ़ा और फिर घटने लग गया। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको। चलो अगली बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा पेज ऊपर कर लूं, पर ग्राफ भी तो ठीक है, देखते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां मैं अपने आप को गायब कर लूँ। नंबर 5, ताप बढ़ने पर वक्र दाईं ओर खिसकता है। देखो T1 कम ताप है, कम ताप वाला वक्र हमारा यहाँ है, और जैसे ही आपने ताप बढ़ाया T2 करा तो वक्र देखो इधर चला गया, दाईं तरफ चला गया। मतलब कौन से साइड में गया? इस साइड में ही तो सरका है ये, यानी वक्र चला गया है दाईं तरफ। और जब इससे भी ज्यादा ताप करा आपने T3 तो वक्र और भी ज्यादा दाईं तरफ चला गया। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, जो नीचे लिखा हुआ है इसे देखो ध्यान से। T1 सबसे कम ताप है, T1 से ज्यादा T2 है ताप, और T3 ताप सबसे ज्यादा है। तो जो सबसे कम ताप पर हम ग्राफ बनाते हैं वो सबसे बाईं ओर और सबसे ऊंचा होता है, और जो ज्यादा ताप पर हमने थोड़ा बढ़ा के ताप फिर ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ दाईं तरफ सरक गया है, और उसका जो पीक है वो भी घट गया है। यानी ग्राफ जितना टेम्परेचर ज्यादा लोगे ग्राफ उतना किस तरफ सरकेगा? इस तरफ, राइट साइड। और जो उसका अणुओं का मोल प्रभाज है वो घटेगा, UMP घटेगा उसका। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है ताप बढ़ने पर वक्र दाईं ओर खिसकता है, अतः अणुओं का वेग बढ़ता है। अणुओं का वेग क्या होता है? बढ़ता है। मैं जरा साइड में हो जाऊं, देखो अणुओं का वेग क्या होता है? बढ़ता है। वेग तो बढ़ रहा है, देखो कैसे बढ़ रहा है, कुछ बच्चों की समझ में नहीं आती बात। यदि मैं आपको कहूं कि यहाँ ज्यादातर अणु कौन से, यहाँ ज्यादातर अणु, यदि आप T1 ग्राफ को देखते हो, T1 ग्राफ को देखो, यहाँ ज्यादातर अणु क्या चाहते हैं? ज्यादातर अणु चाहते हैं कि भाई हमारा वेग कहाँ हो? इतना, इतना। UMP जो लिखा हुआ है ना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, ज्यादातर अणु चाहते हैं कि उनका वेग कहाँ तक हो? यहाँ तक हो, यदि हम T1 ग्राफ की बात करें। और यदि T2 ग्राफ की बात करें तो T2 ग्राफ को यदि आप यहाँ से देखते हो तो आप यहाँ तक जा रहे, इसका मतलब ताप बढ़ाने पर ज्यादातर अणु चाहते हैं कि उनका वेग ऐसा हो। और यदि आप T3 की बात करते हो तो T3 में ज्यादातर अणु, T3 का UMP ये है ना, इसका पीक ये है, नीचे आओ, ज्यादातर अणु चाहते हैं कि हमारा वेग इतना हो। इसका मतलब ताप बढ़ने पर अणुओं का वेग क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ने पर अणुओं का वेग क्या होता है? बढ़ता है। ध्यान रखना है इस चीज को।
देखो कैसे, दोबारा पढ़ रहा मैं। ताप बढ़ने पर वक्र दाईं ओर खिसकता है। ठीक है, वक्र तो दाईं ओर खिसकता जा रहा, इस तरफ खिसकता जा रहा वक्र। अतः अणुओं का वेग बढ़ता है। यहाँ वेग T1 के लिए मैक्सिमम यहाँ तक था, और T2 के लिए यहाँ तक था, और T3 के लिए यहाँ तक था। यद्यपि UMP का मान घटता है। अब देखो UMP का मान कैसे घटता है। यहाँ देखो आप, इसके लिए UMP यहाँ तक था इतना, और यहाँ यदि ताप बढ़ाया तो UMP घट गया, और ताप बढ़ाया और भी ज़्यादा घट गया। इसका मतलब जितना ताप आप बढ़ाओगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी उतनी क्या होगी, घटेगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि T1 जो ग्राफ है वो सबसे कम ताप पर है, T2 उससे अधिक ताप पर है, और T3 उससे भी अधिक ताप पर है। चलो अगली बात कर रहे हैं, मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो हमने पढ़ा है ना मैक्सवेल का आणविक वेग वितरण वक्र, तो इस ग्राफ को बनाना आना चाहिए आपको। ये वक्र, ये ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ के जाओगे एग्जाम में। चलो अगली बात कर रहे हो। अब हम पढ़ेंगे बेटे आदर्श व्यवहार से गैसों का विचलन। आदर्श व्यवहार से गैसों का विचलन या वास्तविक गैसें, इसमें बहुत काम की बात आपको मिलेगी। सबसे पहली बात, वे गैसें जो दाब एवं ताप की एक विस्तृत परास में गैसीय नियमों का पालन करती हैं, आदर्श गैस कहलाती हैं। यानी आप सीधी सादी एक बात समझो कि यदि कोई आपसे पूछता है ना आदर्श गैस किसे कहते हैं, आदर्श गैस, तो आपको जवाब देना है कि आदर्श गैस वे गैस होती हैं जो किसका पालन करती हों, गैसीय नियमों का पालन करती हों। किसका पालन करती हों, गैसीय नियमों का। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, जो दाब एवं ताप की एक विस्तृत परास में, यानी आप दाब को कितना ही बदल लो, ताप को कितना ही बदल लो, यदि वे गैसें गैसीय नियमों का पालन कर रही हैं तो उन गैसों को आप आदर्श गैस कहोगे। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछता है ना कि आदर्श गैस किसे कहते हैं, मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि आदर्श गैस किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि आदर्श गैस वे गैसें होती हैं जो किसी भी दाब पर और किसी भी ताप पर गैस के नियमों का पालन करती हूं। यहां हमने जो शब्द प्रयोग करा है, देखो गैसीय नियम। अब इस शब्द से भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। गैसीय नियम मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम, ग्राहम का नियम, आदर्श गैस समीकरण, ये जितने भी नियम हमने पढ़े हैं इन नियमों को ही कहते हैं गैस के नियम। ठीक है, या आदर्श गैस के नियम या गैसीय नियम। तो वे गैसें जो दाब एवं ताप की विस्तृत परास में, ये शब्द जो है ना विस्तृत परास यानी एक बड़ी रेंज में, जहां दाब कुछ भी हो सकता है, ताप भी, एक बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, दाब भी और ताप भी। चाहे दाब का एक बड़ा रेंज हो बहुत कम से बहुत ज्यादा की तरफ, और चाहे ताप का एक बड़ा रेंज हो बहुत कम से बहुत ज्यादा की तरफ, आप किसी भी दाब और किसी भी ताप पर यदि किसी गैस को चेक करते हो और आप देखते हो कि वो गैस गैसीय नियमों का पालन करती है, तो सीधी बात है कि उस गैस को आपको आदर्श गैस कहना पड़ेगा। ठीक है, तो वे गैसें जो दाब एवं ताप की एक विस्तृत परास में गैसीय नियमों का पालन करती हैं, आदर्श गैस कहलाती हैं। कोई भी वास्तविक गैस आदर्श गैस नहीं होती है, ये बहुत काम का पॉइंट है। जितनी भी गैसें प्रकृति में हैं हमारे पास, उनमें से कोई सी भी गैस आदर्श गैस नहीं है। आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है, सिर्फ कैसी है, काल्पनिक, सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं इस चीज की। वास्तविकता में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है, इस बात को कान खोल के सुन लो। कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है, क्योंकि कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो किसी भी दाब और किसी भी ताप पर, हर एक दाब और हर एक ताप पर गैसीय नियमों का पालन करती हो। कोई भी गैस ऐसी नहीं है। इसलिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी वास्तविक गैस, वास्तविकता में जो गैसें हैं ना, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब वास्तविक गैस हैं। तो कोई भी वास्तविक गैस आदर्श गैस नहीं होती है। आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है, ये सिर्फ कल्पना की गई है। अब यहाँ देखो नोट, ध्यान से समझना इस नोट को। वास्तविक गैसें कम दाब व उच्च ताप पर आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती हैं।
ये बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। यदि कोई आपसे पूछता है कि क्या वास्तविक गैसें आदर्श गैस होती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं, वास्तविक गैसें आदर्श गैस नहीं होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तविक गैसें आदर्श गैस क्यों नहीं होती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि वास्तविक गैसें आदर्श गैसें इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि वे गैस के नियमों का पालन नहीं करती हैं। प्रत्येक दाब और प्रत्येक ताप पर, हर एक दाब और हर एक ताप पर वे गैस के नियमों का यानी आदर्श गैस के नियमों का पालन नहीं करती हैं, इसलिए हम उन्हें वास्तविक गैसों को आदर्श गैस नहीं कह सकते हैं। फिर अगला सवाल हो सकता है कि क्या वास्तविक गैसें किसी विशेष परिस्थिति में आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर सकती हैं? वास्तविक गैसों को आप किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा बना सकते हो कि वे आदर्श गैस की तरह व्यवहार करें? तो हमारा जवाब अब होना चाहिए हाँ, हम बना सकते हैं। एक परिस्थिति ऐसी है कि उसमें जो आपकी वास्तविक गैसें होती है ना, वे आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करने लगती हैं। अब वो कौन सी परिस्थिति है वो भी समझो। देखो यहाँ नोट में लिखा हुआ है, वास्तविक गैसें कम दाब व उच्च ताप पर, देखो कम दाब व उच्च ताप पर, ध्यान रखना दाब तो होना चाहिए बहुत कम और ताप होना चाहिए बहुत ज्यादा। यदि आपने ये दो स्थितियां डेवलप कर दी, दो परिस्थितियां उत्पन्न कर दी, तो आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करने लगती हैं वास्तविक गैसें। देखो मान लो मेरे पास कोई इस तरह का सिलेंडर है, मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में मैंने भर रखी है गैस और यहाँ लगा रखा है पिस्टन, ठीक है, और एक लगा रखी है मैंने यहाँ दाब मापी, ये पाइप है, और ये लगा दिया मैंने दाब मापी, इसमें एक सुई है। ये दाब मापी बिल्कुल ऐसा है जैसा आप अपने साइकिल में हवा भरते हो ना, या स्कूटर मोटरसाइकिल में हवा भरते हो और फिर नापते हो कि कितनी हवा आपने भरी है, वो दाब मापी बिल्कुल ऐसी है, ये वाली दाब मापी जो मैंने भरी। तो आपको इसमें गैस भरनी है कोई, मान लो आपने इसमें कोई गैस भर दी, और आपको अब क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान ये रखनी है कि आपको जो गैस आपने भरी है उसके ऊपर दाब बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। दाब तो होना चाहिए कैसा, कम। आप बहुत कम दाब पर गैस को भरोगे, यानी पिस्टन को दबाना नहीं है, कभी पिस्टन को दबाओ, पिस्टन को तो जितना ऊपर रखोगे ना, खींच के रखोगे जितना ऊपर, उतना ही दाब क्या होगा, कम होगा। और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि ताप होना चाहिए, ताप होना चाहिए अधिक, क्योंकि जितना अधिक ताप होगा ना, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको कि दाब तो इसके ऊपर हो कम, यहाँ दाब मापी से हम पढ़ेंगे, दाब तो कम होना चाहिए गैस के ऊपर, गैस के ऊपर जितना कम दाब होगा गैस का भी दाब उतना ही कम होगा, ये बात मैंने आपको सिखा रखी है कैसे। और ताप होना चाहिए बहुत ज्यादा। यदि इन दोनों बातों को आप फॉलो करते हो तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो आपकी वास्तविक गैस है ना, वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगेगी। वैसे कोई भी वास्तविक गैस आदर्श गैस नहीं होती है, पर एक इस विशेष परिस्थिति में वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगती है। तो यहाँ नोट में लिखा हुआ है, वास्तविक गैसें कम दाब व उच्च ताप पर आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती हैं, ठीक है। चलो अगली बात कर रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा अगला, और अब हमें डिस्कस करना है आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर। आदर्श गैस और वास्तविक गैस में जो सबसे पहला अंतर, इधर तो लिखा हमने आदर्श गैस, इधर लिखा हमने वास्तविक गैस। आदर्श गैस में जो सबसे पहले हमें अंतर देखना है, ध्यान से समझना, वैसे सारी बातें बता रखी हैं। ये ताप और दाब की सभी दशाओं में गैसीय नियमों का पालन करती हैं। भाई जो गैसीय नियमों का पालन करेगा वो तो आदर्श गैस होगा ही, ये तो इसकी परिभाषा ही है कि आदर्श गैस क्या खासियत है इनके अंदर, कि ये ताप और दाब की सभी दशाओं में, यानी एक बड़ी रेंज में, एक बड़ी परास में गैसीय नियमों का पालन करती हैं। कौन करती हैं गैसीय नियमों का पालन, आदर्श गैस। इधर वास्तविक गैस में देखो, ये केवल निम्न दाब व उच्च ताप पर गैसीय नियमों का पालन करती हैं।
केवल निम्न दाब व उच्च ताप पर गैसीय नियमों का पालन करती हैं। अब आदर्श गैस में दूसरी बात, काल्पनिक होती हैं। सबको पता है कि आदर्श गैस काल्पनिक गैस है, वास्तविकता में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है। और यहाँ लिखा हुआ है वास्तविक होती है। भाई वास्तविक गैस तो वास्तविक ही होंगी। उसके बाद तीसरा अंतर, अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये पॉइंट बहुत काम का है, मैंने पहले भी सिखाया है। यदि आप किसी वास्तविक गैस को एक सिलेंडर में भरोगे, मान लो ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में आपने वास्तविक गैस को भर लिया। ये वास्तविक गैस के क्या हैं, अणु हैं, बहुत सारे, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में अणु हैं वास्तविक गैस के, सॉरी आदर्श गैस के। ठीक है, इधर आदर्श गैस है ना। तो यदि आप इन अणुओं को एक कोने में इकट्ठा कर दो ना, यहाँ एक कोने में, तो ये एक बहुत थोड़ी सी जगह में आ जाएंगे, बहुत थोड़ी जगह में। यानी इन अणुओं का कुल आयतन जो होता है ना, वो गैस के कुल आयतन की तुलना में 0 है। यानी अणुओं का कुल आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। वास्तविक गैसों की ये खासियत है। देखो, अणुओं का आयतन, किसके अणुओं का आयतन, आदर्श गैस के अणुओं का आयतन। आदर्श गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यानी इन अणुओं को यदि आपने इकट्ठा कर दिया एक कोने में, सारे अणुओं को आपने इस कोने में इकट्ठा कर दिया या किसी भी कोने में इकट्ठा कर दिया, तो इनका जो आयतन आएगा ना, वो बिल्कुल ना के बराबर आएगा। मैंने तो यहाँ थोड़ा सा आयतन वैसे ही बना दिया आपको, जिससे पता चल जाए कि सारे अणु मैंने एक कोने में इकट्ठे कर दिए, पर इनका कुल आयतन वास्तविक गैस के, जो गैस का पूरे का आयतन था, उसके मुकाबले क्या होगा, शून्य होगा, नगण्य होगा। ठीक है, चलो अगली बात कर रहे हैं। थोड़ा पेज ऊपर उठाता हूं, दूसरी तरफ भी देखते हैं। हमने पढ़ लिया कि जो आदर्श गैस है उनके अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। दूसरी तरफ देखो, वास्तविक गैस के अणुओं का आयतन गैस की तुलना में नगण्य नहीं होता। मतलब वास्तविक गैस में ऐसा नहीं होता है। यदि आप एक गैस का सिलेंडर लेते हो, वास्तविक गैस का, इस तरीके से, ये वास्तविक गैस आपने इसमें भर रखी है और आपने एक सिलेंडर लिया, इसमें गैस के बहुत सारे क्या हैं, अणु हैं। ये गैस के बहुत सारे अणु हैं आपके पास। आप इन अणुओं को जब एक कोने में इकट्ठा करोगे ना, तो ये कुछ ना कुछ स्थान जरूर घेरेंगे, कुछ ना कुछ स्थान जरूर घेरेंगे। और जब आप बात कर रहे थे आदर्श गैस की, तो आदर्श गैस की स्थिति कुछ ऐसी थी कि आपके पास ये सिलेंडर था आदर्श गैस जिसमें भरी हुई थी, और ये आदर्श गैस के क्या थे, अणु थे। और जब आपने इन अणुओं को एक कोने में इकट्ठा करा, तो उन्होंने बहुत कम जगह ली, ना के बराबर। ठीक है, तो आदर्श गैस के अणुओं का आयतन पूरे गैस के मुकाबले 0 या नगण्य, और वास्तविक गैस के अणुओं का आयतन पूरे गैस के आयतन के मुकाबले या उसके सापेक्ष 0 नहीं होता है। कुछ ना कुछ आयतन जरूर होता है अणुओं का भी, यदि हम वास्तविक गैस के बारे में समझें। ठीक है, और आपको इस बात का पता है कि वास्तविक गैस आदर्श गैस नहीं होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है गैस के अणुओं का आयतन, किसके, वास्तविक गैस के अणुओं का आयतन गैस की तुलना में नगण्य नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 4 पर। आदर्श गैस में अणुओं के बीच आकर्षण 0 होगा। जो आपकी आदर्श गैस होती है उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं लगता है। यदि आपने आदर्श गैस के 2 अणु लिए ना, तो 2 अणुओं के बीच यदि हम यूं कह रहे हैं कि ये दोनों अणु एक दूसरे को आकर्षित कर रहे, तो मैं कहूँगा कि फिर तो ये आदर्श गैस होने की नहीं। आदर्श गैस में अणुओं के बीच आकर्षण कितना होता है, 0। यानी ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है अणुओं के बीच आकर्षण 0 होता है आदर्श गैस में, और यहाँ लिखा हुआ है अणुओं के बीच आकर्षण 0 नहीं होता है वास्तविक गैस में। वास्तविक गैस के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, भले ही बहुत कम आकर्षित करते हों। नंबर 5, द्रवित नहीं किया जा सकता है। किसी भी आदर्श गैस को आप द्रव में नहीं बदल सकते हो, और यहाँ वास्तविक गैस को द्रवित किया जा सकता है। द्रवित करने के तरीके मैंने आपको सिखा रखे, आगे भी मैं सिखाऊंगा कि यदि आपको किसी गैस को द्रव अवस्था में बदलना है तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी।
उनमें सबसे पहली बात तो ये होगी कि गैस के अणुओं के बीच की दूरी घटा दो आप दाब बढ़ाने के कारण। जब आप गैस को एक सिलेंडर में भरोगे, उसके ऊपर पिस्टन से दाब बढ़ाओगे, तो अणुओं के बीच की दूरी घट जाएगी। और दूसरा काम, उस गैस को ठंडा भी कर दो, यानी उसका ताप क्रांतिक ताप से कम कर दो। गैस को ठंडा करो और दबाओ, तो वो गैस द्रव में बदल जाएगी, यदि वो वास्तविक गैस है तो। और यदि वो आदर्श गैस है, तो आदर्श गैस को कितना ही ठंडा कर लियो और कितना ही दबा लियो, आप उसे द्रव में नहीं बदल सकते हो। और बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्यों नहीं बदल सकते हैं? क्योंकि बेटे, आपने क्या करा है, देखो, आपके पास कोई आदर्श गैस है। मैंने लिखा कि हमारे पास है कोई आदर्श गैस, ठीक है, आइडियल गैस, जो होती नहीं है, जो सिर्फ कल्पना है, ठीक है, आदर्श गैस है। आदर्श गैस को आपको बदलना है द्रव में। किसमें बदलना है? द्रव में, जो पॉसिबल नहीं है। पर फिर भी यदि आप इसे द्रव में बदलना चाह रहे तो आप क्या करोगे? आप ताप क्या करोगे? ताप इसे ठंडा करोगे, यानी ताप तो इसका घटाओगे और दाब इसके ऊपर बढ़ाओगे, ठीक है। ताप को घटाना पड़ेगा, दाब को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप सोच रहे कि ताप को घटाकर और दाब को बढ़ाकर आप इस गैस के अणुओं को पास पास ले आओगे, और जब गैस के अणु पास पास आ जाएंगे तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगी। तो बेटे, ताप और दाब में चाहे कितना ही परिवर्तन कर लियो, ये आदर्श गैस है। और आदर्श गैस की खासियत ये होती है कि आदर्श गैस प्रत्येक ताप तथा दाब पर गैस के नियमों का पालन करती हैं, अणुगति सिद्धांत का पालन करती हैं। तो जब आप किसी भी ताप और किसी भी दाब पर इन्हें ले जाओगे, और अणुगति सिद्धांत और गैसीय नियम कहते हैं कि इनके अणुओं के बीच आकर्षण 0 ही होगा, ठीक है, इनके बीच की दूरी अधिकतम ही होगी, अणुओं के बीच की दूरी प्रत्येक ताप व प्रत्येक दाब पर। तो जब बीच की दूरी इनकी अधिकतम होगी, इनके अणुओं के बीच आकर्षण क्या होगा? 0 होगा प्रत्येक ताप और प्रत्येक दाब पर। तो फिर ठंडा करने का क्या फायदा और दबाने का क्या फायदा? ठीक है, समझ में आई ना बात? तो इन्हें द्रवित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक ताप और दाब पर ये गैसीय नियमों का पालन करेंगी। चाहे ताप कैसा कर दो, दाब कैसा कर दो, ताप कितना घटा दो, दाब कितना बढ़ा दो, गैसीय नियमों का पालन करना है, ठीक है। और द्रवित इन्हें किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रत्येक ताप और दाब पर गैसीय नियमों का पालन नहीं करती हैं। चलो अगली बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पेज ऊपर कर लो। अब हम पढ़ेंगे संपीड़ियता गुणांक। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसे। संपीड़ियता गुणांक को हम प्रदर्शित करते हैं जेड से। ये लिखा हुआ है संपीड़ियता गुणांक, और जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखो, पहले मैं बता दूं आपको, ये जो शब्द है संपीड़ियता, इसका मतलब समझ में नहीं आता है बच्चों को कि क्या है। मान लो आपके पास इस तरह का एक गैस का सिलेंडर है। मैं बताता हूँ संपीड़ियता का शब्द का, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं इसे इंग्लिश में। ये हमने लगा दिया इसमें पिस्टन ऊपर, और ये पिस्टन का हैंडल है, और हमने इसमें भर रखी है गैस। ये हमारे पास गैस का कोई सिलेंडर है, ठीक है। आप इस पिस्टन को ऊपर से दबाओ, यानी दाब बढ़ाओ। दाब बढ़ाने पर आपका पिस्टन यहाँ तक आ गया। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले तो गैस का आयतन था इतना, पहले गैस का आयतन इतना था V1, और अब गैस जब पिस्टन यहाँ से लेके पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, तो अब गैस का आयतन इतना ही तो होगा, इसे मैं कहूँगा V2। तो आपको पता है कि V1 में से यदि V2 आप घटा दोगे, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा V, कि आयतन कितना घट गया है। तो जब किसी गैस पर दाब बढ़ाकर उसके आयतन को घटा दिया जाता है ना, भाई आयतन घट गया या नहीं घटा? इस प्रैक्टिकल में घटा ना, आयतन को घटा दिया जाता है। तो आयतन के घटने की या आयतन के कम होने की जो ये घटना होती है, इसे ही कहते हैं संपीड़ियता। यानी कि गैस को आप सिकोड़ सकते हो, गैस को संपीड़ित कर सकते हो। तो इस संपीड़ियता के गुण से ही संबंधित है संपीड़ियता गुणांक। इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये फार्मूला ध्यान रखना है, Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT। ये फार्मूला PV इज इक्वल टू NRT से बना है। गैस समीकरण पढ़ी थी ना आपने, आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू NRT। तो NRT को हम इसके अपॉन में लेके गए, या यूं कह दो
कि मान लो आपके पास यहाँ इस आदर्श गैस समीकरण में PV इज इक्वल टू ZnRT, यहाँ Z एक कांस्टेंट हमने लगाया है, R तो आपको पता ही है R कांस्टेंट है, Z भी एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं संपीड्यता गुणांक। यदि यहाँ से आप Z की वैल्यू निकालना चाहोगे तो आप इस nRT को इसके अपॉन में ही तो लेके जाओगे PV के, तो ये हो जाएगा Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। ठीक है, तो ये फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ आपके पास जो नज़र आ रहा है यहाँ फार्मूला। ठीक है, तो मतलब कहने की बात ये है, सीधी सीधी बात है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कि संपीड्यता गुणांक संबंधित है संपीड़न से, सिकुड़ने से, गैस के दबने से। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। अब इसमें क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, जरा पेज थोड़ा ऊपर कर लूँ, देखो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आदर्श गैस के लिए Z का मान 1 होता है। आदर्श गैस के लिए Z का मान क्या होता है? 1। और यदि Z का मान 1 होगा, आपने अभी फार्मूला पढ़ा, Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT, यही तो पढ़ा। और हम कह रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई आदर्श गैस है उसके लिए Z का मान कितना होता है? 1। तो यदि Z की जगह मैं 1 लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। तो बताओ इसकी मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगी, यदि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तब भी आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो PV इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? nRT के। तो PV इज इक्वल टू nRT कब आता है? PV इज इक्वल टू nRT तब आता है जब आपके पास कोई आदर्श गैस होती है। कैसी गैस होती है? आदर्श गैस। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि आदर्श गैस के लिए ही काम करता है, आदर्श गैस के लिए ही ये समीकरण काम करता है, PV इज इक्वल टू nRT, जिसे आप कहते हो आदर्श गैस समीकरण। और आदर्श गैस के लिए संपीड्यता गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आदर्श गैस के लिए संपीड्यता गुणांक का मान कितना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे वास्तविक गैस की, नंबर 2 पर। भाई वास्तविक गैस के लिए Z का मान कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। ध्यान से समझ लो, वास्तविक गैस जितनी भी हैं इस दुनिया में, उनमें से कोई सी भी गैस ऐसी नहीं है जिसके लिए Z का मान 1 हो। तो वास्तविक गैसों के लिए Z नॉट इक्वल्स टू 1। तो क्या हो सकता है? पहली परिस्थिति तो ये हो सकती है कि Z 1 से बड़ा होगा या फिर Z 1 से छोटा होगा, दो ही बातें हो सकती हैं। तो जब Z 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, और जब Z 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, बस ये बातें ध्यान रखनी है आपको। यदि संपीड्यता गुणांक का मान 1 से बड़ा है तो आप इसे कहते हैं धनात्मक विचलन। इसका मतलब पता क्या है धनात्मक विचलन का? धनात्मक विचलन का मतलब यह है कि आप आदर्श गैस को जितना संपीड़ित कर सकते हो ना, इस गैस को उतना संपीड़ित नहीं कर सकते हो, उतना नहीं दबा सकते हो, इसे कहते हैं धनात्मक विचलन। ठीक है, तो यदि Z का मान 1 से बड़ा है तो आपको धनात्मक विचलन देखने को मिलेगा उस गैस में जिसका मान जिसके लिए Z का मान 1 से बड़ा होगा। और यदि धनात्मक विचलन आपको देखने को मिलता है तो आपका PV इज इक्वल टू nRT, जो आदर्श गैस समीकरण है, वो ऐसा हो जाएगा, PV इज ग्रेटर देन nRT। PV इज ग्रेटर देन nRT। ध्यान रखना है, ये चीज बहुत काम की है बेटे। ये PV nRT से बड़ा कब होता है? जब Z का मान 1 से बड़ा होता है। संपीड्यता गुणांक यदि 1 से बड़ा है तो PV इज ग्रेटर देन nRT होगा। ठीक है, अगली बात, अर्थात गैस आदर्श गैस से कम संपीड्य है। जो गैस है आपकी, कौन सी गैस? जिसके लिए Z का मान 1 से बड़ा है, वो गैस आदर्श गैस से क्या है? कम संपीड्य है, यानी कम सिकुड़ सकती है, कम दबाई जा सकती है। अब इसके अपोजिट फैक्टर पे आ जाओ, यदि Z छोटा है 1 से, यहां तो बात कर रहे थे यदि Z बड़ा है 1 से, यहां बात कर रहे हैं यदि Z छोटा है 1 से, तो ऐसे विचलन को हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन या नेगेटिव डेविएशन। और इसमें आपका गैस समीकरण ऐसा हो जाता है, PV इज स्मॉलर देन nRT, अर्थात गैस आदर्श गैस से अधिक संपीड्य है, यानी आदर्श गैस से अधिक मात्रा में
उसे दबाया जा सकता है। आदर्श गैस को जितना नहीं दबा सकते उससे ज़्यादा आप इस गैस को दबा लोगे, जिसके लिए जेड का मान 1 से कम होगा। अब यहाँ बात करो जरा, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट नोट जो लिख रखा है इंपॉर्टेंट है। क्या है ये पॉइंट, देखो इधर को हो जाऊं थोड़ा साइड में। वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस, ध्यान से समझना, वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस, वैसे आपको पता है कि वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार नहीं करती है, पता है ना। पर वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस दाब की विस्तृत परासों में आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, बायल ताप या बायल बिंदु कहलाता है। तो ध्यान रखना है, कोई यदि आपसे पूछता है ना बायल ताप, तो बायल ताप की परिभाषा मैंने आपको बता दी। बायल ताप कह दो या बायल बिंदु कह दो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। क्या बताया आपको, बताया वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस की विस्तृत परासों में, दाब की विस्तृत परासों में आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। मतलब एक ताप ऐसा ढूंढना है कि उस ताप पर कोई भी वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करे, चाहे दाब में कितना ही परिवर्तन आप कर दो, तो उस निश्चित ताप को आप कहोगे बायल ताप या बायल बिंदु। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी पढ़ाई। आज हमें इतना ही पढ़ना था। देखते हैं स्टार्टिंग से हमने क्या क्या चीज पढ़ी है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो, आज हमने पढ़ा है मैक्सवेल का आणविक वेग वितरण वक्र। ये ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। ये जितने पॉइंट मैंने बताए हैं, 5 पॉइंट आपको बताए हैं, इन 5 पॉइंट को आपको सीख लेना है। ठीक है, पढ़ के जाना है एग्जाम में जरूर। उसके बाद हमने बात करी है आदर्श व्यवहार से गैसों का विचलन। आदर्श व्यवहार से गैसों का विचलन यानी वास्तविक गैसें आदर्श गैसें नहीं होती हैं। कोई भी वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति कब व्यवहार करती है, वो इस नोट में मैंने आपको बताया कि दाब तो कम होना चाहिए और ताप होना चाहिए बहुत ज़्यादा। फिर हमने पढ़ा आदर्श गैस और वास्तविक गैस में क्या अंतर है, और फिर हमने पढ़ा संपीड़ियता गुणांक Z। ठीक है, और ये नीचे के पॉइंट सारे संपीड़ियता गुणांक से संबंधित हैं। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ भी आपको बीच में लगता है ना कि हमें वीडियो को पॉज करके लिख लेना चाहिए, वहाँ आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और लिख लिया करो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।